हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की हमारी मूवी है वैन हेल्सिंग। कहानी शुरू होती है सन 1887 से, जहां कुछ गांव वाले बहुत गुस्से में एक किले की तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल इस गांव के कब्रिस्तान से कुछ दिनों से मुर्दे चोरी हो रहे थे और अब इन गांव वालों को पता चल गया कि वो मुर्दा चोर इस किले में है। फिर हमें डॉक्टर विक्टर दिखाया जाता है, जो अपने एक्सपेरिमेंट से एक मुर्दे को जिंदा करने में कामयाब हो जाता है। डॉक्टर अपनी कामयाबी से बहुत खुश होता है। तभी उसे बाहर कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि बाहर गाँव वाले उसके खून के प्यासे खड़े हैं। डॉक्टर ये देखकर घबरा जाता है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला आ जाता है। दरअसल ये किला ड्रैकुला का ही है और उसी ने डॉक्टर को ये प्रयोगशाला भी बना कर दी थी। डॉक्टर ड्रैकुला से कहता है कि इन लोगों से मेरी जान बचाओ, मगर ड्रैकुला से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारे प्रयोग सफल होने का इंतजार था। दरअसल ड्रैकुला उस मुर्दे को, जिसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन है, उसे किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तभी गाँव वाले किले का दरवाजा तोड़ देते हैं। उधर डॉक्टर अपनी इजाद फ्रैंकेनस्टाइन को किसी शैतानी ताकत का हिस्सा बनाने से ड्रैकुला को मना कर देता है और ड्रैकुला की तरफ तलवार तान देता है, मगर ड्रैकुला खुद उस तलवार के आर पार हो जाता है और वो डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। डॉक्टर अपने सहयोगी इगोर को मदद के लिए बुलाता है, मगर इगोर भी ड्रैकुला का ही साथी होता है। ड्रैकुला डॉक्टर का खून पीकर उसे मार देता है। तभी डॉक्टर की इजाद फ्रैंकेनस्टाइन जाग जाता है। वो ड्रैकुला को एक फायर प्लेस में फेंक देता है और डॉक्टर को लेकर किले से बाहर आ जाता है। उधर ड्रैकुला उस फायर प्लेस से बाहर आ जाता है और वैम्पायर का रूप ले लेता है। फ्रैंकेनस्टाइन डॉक्टर को लेकर एक विंडमिल की तरफ जा रहा होता है। तभी इगोर गाँव वालों को बता देता है कि वो मॉन्स्टर विंडमिल की तरफ गया है। गांव वाले उस विंडमिल को आग लगा देते हैं। तभी उनकी नजर उनकी तरफ आते वैम्पायर पर पड़ती है। उन्हें आते देख वो लोग वहां से भाग जाते हैं और वो विंडमिल बुरी तरीके से आग पकड़ लेता है, जिसमें डॉक्टर और वो मॉन्स्टर जलकर मर जाते हैं। वो वैम्पायर जमीन पर आ जाते हैं। वो वैम्पायर ड्रैकुला और उसकी 3 पत्नियां होती हैं। ड्रैकुला और उसकी पत्नी उस मॉन्स्टर को मरते देख बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर 1 साल बीत जाता है और हमें पेरिस शहर दिखाया जाता है, जहाँ हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर वैन हेल्सिंग के वांटेड होने के पोस्टर जगह जगह लगे होते हैं। उनमें से एक पोस्टर वैन हेल्सिंग उतार लेता है। तभी उसे एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो जब उस लड़की के पास आता है तो देखता है कि वो मर चुकी होती है। तभी वैन हेल्सिंग की नजर पास के एक चर्च की बिल्डिंग पर पड़ती है। वो देखता है कि उस बिल्डिंग पर एक विशाल दानव चढ़ रहा है। दरअसल वैन हेल्सिंग एक गुप्त संगठन के लिए काम करता है। ये संगठन बुरी ताकतों को खत्म करने का काम करती है और इस काम के लिए उन्होंने वैन हेल्सिंग को चुना है। फिर वैन हेल्सिंग उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो उस विशाल दानव को देखता है, जिसका नाम डॉक्टर हाइट है। डॉक्टर हाइट भी पहले एक आम इंसान था, मगर उसने अपने एक प्रयोग को अपने ऊपर टेस्ट कर लिया था, जिसका असर उल्टा हुआ और अब डॉक्टर एक दानव बन गया है। वैन हेल्सिंग को संगठन ने डॉक्टर हाइट को जिंदा पकड़कर लाने को कहा था और इसीलिए वैन हेल्सिंग उसे सरेंडर करने को कहता है, मगर डॉक्टर हाइट वैन हेल्सिंग पर हमला कर देता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वैन हेल्सिंग डॉक्टर हाइट का हाथ काट देता है। वो हाथ जमीन पर गिरते ही अपने सामान्य रूप में आ जाता है। अपने हाथ को देखकर डॉक्टर हाइट को बहुत गुस्सा आता है और वो वैन हेल्सिंग को उठाकर उस बिल्डिंग की छत पर फेंक देता है और खुद भी छत पर आ जाता है। डॉक्टर हाइट वैन हेल्सिंग को छत से नीचे फेंक देता है। तभी वैन हेल्सिंग उस पर एक खास तरह की गन से गोली चलाता है, जिसके अंदर से हुक निकलता है। वो हुक डॉक्टर हाइट की बॉडी के अंदर फंस जाता है और वैन हेल्सिंग बच जाता है। तभी डॉक्टर हाइट उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है और फिसलकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। डॉक्टर हाइट मरते ही अपने असली रूप में आ जाता है। लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें वैन हेल्सिंग नजर आता है। वो सब लोग वैन हेल्सिंग को एक कातिल कहकर पुकारते हैं, मगर वैन हेल्सिंग को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वैन हेल्सिंग वाशिंगटन सिटी के एक शहर रोम के एक चर्च में आता है और एक पादरी से मिलता है, जो वैन हेल्सिंग पर बहुत गुस्सा होता है। वो पादरी वैन हेल्सिंग को कहता है कि तुम्हारे काम करने का तरीका ठीक नहीं है। वो लोगों की नजरों में आता है और इसीलिए लोग तुम्हें कातिल समझते हैं। तुम्हारी तस्वीर हर जगह छपती है। वैन हेल्सिंग जवाब देता है कि आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मेरी तस्वीर हर जगह छपे? आप और आपका कानून इस बारे में कुछ करता क्यों नहीं? वो पादरी कहता है कि हमारे बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ हमें पता लगता है कि वैन हेल्सिंग जिस गुप्त संगठन के लिए काम करता है वो ये पादरी चलाते हैं। वैन हेल्सिंग वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है। वो पादरी उसे रोक लेता है और कहता है, जब तुम हमें गिरजाघर की सीढ़ियों पर अधमरी हालत में मिले तो हम समझ गए कि ईश्वर ने तुम्हें इस काम के लिए भेजा है। तुम पहले ही अपने पापों की वजह से अपनी आदत खो चुके हो। दरअसल जब वैन हेल्सिंग इन्हें मिला था तो वो अपनी पहली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका था। तभी से ही चर्च ने उसे बचाया और उसकी देखभाल की और तब से लेकर आज तक वैन हेल्सिंग उन्हीं के लिए काम करता आ रहा है। फिर वो दोनों चर्च के तहखाने में आ जाते हैं। वो पादरी वैन हेल्सिंग को उसके अगले मिशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अब तुम्हें रोमानिया के शहर ट्रांसिल्वेनिया में जाना होगा। वहाँ आदमखोर जानवरों ने दहशत का माहौल बना रखा है और कहता है कि यहाँ सदियों से किसी ड्रैकुला की हुकूमत है। वो सारे पिशाचों का राजा है। 400 साल पहले ट्रांसिल्वेनिया में एक योद्धा था जिसका नाम वलेरस था। उसने ईश्वर से वादा किया था कि उसके परिवार को चैन नहीं आएगा जब तक वो ड्रैकुला को अपनी जमीन से खत्म नहीं कर देता, मगर वो अब तक कामयाब नहीं हो पाए और उनके परिवार में अब कुछ ही लोग बचे हैं। फिर वो पादरी वैन हेल्सिंग को कुछ फोटो दिखाता है। सबसे पहले वो राजा बोरिस की फोटो दिखाता
दिखाता है और कहता है कि ये 12 महीने पहले अचानक गायब हो गए। फिर बोरिस के बेटे वेल्कन और अंत में राजकुमारी की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये वलेरियस खानदान की आखिरी वारिस है, इसका नाम एना है और अगर ये मर गई तो उनके आने वाली 9 पीढ़ियों को कभी जन्नत नसीब नहीं होगी। फिर वो पादरी वैलेंसिंग को एक कागज का टुकड़ा देता है और कहता है कि 400 साल पहले वलेरियस ने इसे यहाँ छोड़ा था। उस कागज पर एक मोहर होती है, ठीक ऐसी ही मोहर वैलेंसिंग की अंगूठी में भी होती है। वो पादरी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ तुम्हारी बीती जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। फिर वैलेंसिंग अपने दोस्त कार्ल से मिलता है। कार्ल वहाँ हथियार बनाता है। कार्ल वैलेंसिंग को अपने द्वारा बनाए गए हथियार देता है, जैसे पवित्र जल, चांदी का खंजर। वैलेंसिंग वहाँ एक गैस से चलने वाले तीर कमान को देखता है। वो वैलेंसिंग को बहुत पसंद आता है। कार्ल वहाँ एक खास तरह का लिक्विड रखता है। वैलेंसिंग उसे उठा लेता है। कार्ल उसे कहता है कि इसे मत छूना, मैं 12 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। वैलेंसिंग कार्ल को कहता है कि ये किस काम आता है। कार्ल जवाब देता है कि अभी तो मुझे भी नहीं पता, और वो दोनों ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें वेल्कन दिखाया जाता है जो एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाकर इंतजार कर रहा था। तभी वो आदमखोर भेड़िया उस पर हमला कर देता है। वेल्कन एक रस्सी के सहारे ऊपर लटक जाता है। तभी यहाँ एंट्री होती है हमारी मूवी की हीरोइन एना की। एना उस भेड़िए को जाल में फंसा लेती है, मगर वो भेड़िया बहुत ताकतवर होता है। वो उस पिंजरे को तोड़ देता है और एना की तरफ दौड़ता है। एना भागकर एक पहाड़ के किनारे आ जाती है, जहाँ एना के पीछे एक बहुत गहरी खाई होती है और सामने भेड़िया होता है। वो भेड़िया एना की तरफ छलांग लगाता है। तभी एना का भाई उसके सामने आ जाता है और एना का भाई और वो भेड़िया दोनों उस गहरी खाई में गिर जाते हैं। एना बहुत दुखी होती है, वो समझती है कि उसका भाई भी मर गया। उधर वैलेंसिंग और कार्ल एना के गांव पहुंच जाते हैं। यहाँ के लोग उन्हें बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एना आ जाती है। वैलेंसिंग एना को बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ड्रैकुला की तीनों पत्नियां वहाँ पर हमला कर देती हैं। वो तीनों एना को मारने आई थी, मगर एना के बीच में वैलेंसिंग आ जाता है। ड्रैकुला की एक पत्नी जिसका नाम बरिश्का है, वो वैलेंसिंग को रोकने की कोशिश करती है और बाकी दो एना को पकड़ने में लग जाती हैं और कुछ देर बाद एना को पकड़ लेती हैं और उसका खून पीने वाली ही होती है कि तभी उनमें से एक को वैलेंसिंग मार देता है। उसके मरते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। एना वैलेंसिंग का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ के लोगों को बताती है कि आज 100 सालों में पहली बार किसी ने एक वैम्पायर को मारा है। उधर ड्रैकुला अपनी कब्र से उठ जाता है और अपनी पत्नियों की नाकामियों पर बहुत गुस्सा होता है और उन्हें बताता है कि बहुत जल्द इंसान और वैम्पायर के बीच एक जंग होने वाली है। एना वैलेंसिंग और कार्ल को अपने घर ले आती है। वैलेंसिंग एना से पूछता है कि ड्रैकुला मुझे कहाँ मिलेगा। एना उसे बताती है कि कई साल पहले वो इसी घर में रहता था और उन्हें एक दीवार दिखाती है और कहती है कि मेरे पिता इस दीवार को घंटों देखा करते थे ताकि ड्रैकुला का कोई सुराग मिल जाए, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। एना उन पिशाचों को ढूंढने जाने लगती है। वैलेंसिंग उसे कहता है कि अगर तुम वहाँ अकेली जाओगी तो तुम दुश्मनों में अकेली पड़ जाओगी और तुम रात के अंधेरे में उन्हें देख नहीं पाओगी, मगर एना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तभी वैलेंसिंग उसे बेहोश कर देता है। एना को जब होश आता है तो उसे महल में कुछ आहट होती है। जब एना आहट की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसका भाई वेल्कन उससे मिलने आया है। एना वेल्कन को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। वेल्कन उसे कहता है कि ड्रैकुला के पास उसका इलाज है। तभी आसमान में चांद निकल जाता है और देखते ही देखते वेल्कन एक आदमखोर भेड़िए में बदल जाता है। तभी वहाँ पर वैलेंसिंग आ जाता है और उस भेड़िए पर गोली चलाने लगता है, मगर एना उसे ऐसा करने से मना करती है। वो वैलेंसिंग को कहती है कि ड्रैकुला के पास इसका इलाज है। उधर वेल्कन ड्रैकुला के पास आ जाता है। ड्रैकुला इस वक्त उसी महल में होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। ड्रैकुला डॉक्टर विक्टर की मशीनों को दोबारा चालू कर रहा था। वेल्कन ड्रैकुला से अपनी बहन की जान की ख्वार करता है। तभी उस मशीन के अंदर से वो लोग एक कंकाल को निकालते हैं। उस कंकाल के गले में एक लॉकेट होता है। वेल्कन उस लॉकेट को पहचान लेता है। दरअसल ये कंकाल वेल्कन के पिता का होता है। ये देखकर वेल्कन को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैकुला पर हमला करना चाहता है, मगर पिशाच के पास आदमखोर भेड़ियों को काबू करने की शक्ति होती है और वो लोग वेल्कन को उस मशीन से बांध देते हैं। उधर वैलेंसिंग और एना उस किले के अंदर आ जाते हैं। वो वहाँ कुछ चीज को छत से लटके हुए देखते हैं। असल में वो ड्रैकुला की पत्नियों के अंडे होते हैं। इगोर उस मशीन को चालू कर देता है और ऊपर से एक खतरनाक बिजली गिरती है। आदमखोर भेड़िए की शक्ति और उस बिजली की एनर्जी से उन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। ड्रैकुला अपनी पत्नियों से कहता है कि इन्हें खून पीना सिखाओ। वैलेंसिंग उन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी ड्रैकुला उसे देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वैलेंसिंग ड्रैकुला के सीने में चांदी का खंजर घुसा देता है, मगर ड्रैकुला इतना शक्तिशाली होता है कि उसे कुछ नहीं होता और वो वैलेंसिंग को गैब्रियल कहकर बुलाता है और कहता है कि हम दोनों का इतिहास एक ही है। वैलेंसिंग समझता है कि ड्रैकुला उसे अपनी बातों में उलझा रहा है। ड्रैकुला उसे कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें डरावने सपने क्यों आते हैं। ये सुनकर वैलेंसिंग सोच में पड़ जाता है। उधर एना अपने भाई के पास आ जाती है और उसे खोलने लगती है। तभी वो भयानक भेड़िए के रूप में आने लगता है। उधर उन बच्चों ने ट्रांसिल्वेनिया शहर में तबाही मचा दी थी, मगर एना जैसे ही अपने भाई को खोलती है उस मशीन से वेल्कन का संपर्क टूट जाता है और वो सारे बच्चे मर जाते हैं। ये देखकर ड्रैकुला की पत्नियां बहुत दुखी हो जाती है
हैं और वहाँ से सीधी किले की तरफ चिल्लाती हुई भागती है। अपनी पत्नियों की आवाज़ सुनकर ड्रैकुला का ध्यान वैलेंसिंग से हट जाता है। वैलेंसिंग एना को लेकर वहाँ से भाग जाता है और चलते चलते उसी विंडमिल में आ जाता है जहाँ वो डॉक्टर और मॉन्स्टर जलकर मर गए थे। वो दोनों उसके अंदर आते हैं। वो वहाँ फ्रैंकनस्टाइन को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंकनस्टाइन अभी भी जिंदा है। फ्रैंकनस्टाइन उन्हें कहता है कि मुझे मार दो, ड्रैकुला सिर्फ मेरे जरिए ही अपने बच्चों को जिंदा कर सकता है। एना उसे मारने लगती है मगर वैलेंसिंग उसे रोक देता है और कहता है कि एना, तुम्हारा परिवार 400 सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहा है मगर आज तक कामयाब नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मैं इसके जरिए उसे खत्म कर सकता हूँ। फ्रैंकनस्टाइन को एक आदमखोर भेड़िया देख लेता है। एना कहती है कि उसने इसे देख लिया है और अब वो इसे लेने आएंगे और अब तुम और मैं, हम दोनों ही उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वैलेंसिंग कहता है कि मैं इसे अपने घर रोम ले जाऊंगा जहाँ इसकी हिफाजत वहाँ के पादरी करेंगे और वो लोग एक बोगी में फ्रैंकनस्टाइन को लेकर रोम की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी वैलेंसिंग पर ड्रैकुला की पत्नियां हमला कर देती हैं। वैलेंसिंग बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करता है मगर सबसे बड़ी मुसीबत आगे होती है। आगे पुल टूटा हुआ होता है। घोड़े तो छलांग लगाकर आगे निकल जाते हैं मगर वो बोगी उस खाई में गिर जाती है। अब क्योंकि फ्रैंकनस्टाइन उनके बच्चों के लिए बहुत जरूरी था तो ड्रैकुला की पत्नियां उस बोगी को बचाने चली जाती हैं। जब वो बोगी को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर चांदी के भाले और चाकू रखे हुए होते हैं। वो बोगी जमीन पर गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है और वो चांदी के हथियार ड्रैकुला की पत्नी के शरीर में घुस जाते हैं और वो मर जाती है। फिर हमें एक और बोगी दिखाई जाती है जिसमें फ्रैंकनस्टाइन होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वैलेंसिंग का प्लान था क्योंकि वो जानता था कि उस पर ड्रैकुला हमला जरूर करेगा, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया था। वैलेंसिंग दूसरी बोगी पर आ जाता है। तभी उन पर वेल्कन, जो कि भेड़िए के रूप में होता है, उन पर हमला कर देता है। वैलेंसिंग उस भेड़िए को चांदी की गोली से मार देता है मगर तब तक वो भेड़िया वैलेंसिंग को काट लेता है। एना वैलेंसिंग के घाव देखकर घबरा जाती है और वैलेंसिंग से छुपने लगती है। तभी ड्रैकुला की पत्नी एलिरा एना को उठाकर ले जाती है। फिर वो तीनों बुडापेस्ट शहर में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एलिरा आती है और वो वैलेंसिंग से एक सौदा करती है। वो कहती है कि मेरे मालिक ने कहा है कि एना चाहिए तो इस मॉन्स्टर को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें एना दे देंगे। एलिरा वैन हेल्सिंग को कहती है कि आज रात ड्रैकुला के महल में पार्टी है, तुम इस मॉन्स्टर को लेकर वहीं आ जाओ, एना तुम्हें मिल जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वैलेंसिंग फ्रैंकनस्टाइन को बेहोश कर एक जगह छिपा देता है और काल के साथ ड्रैकुला की पार्टी में आ जाता है। मगर जहाँ फ्रैंकनस्टाइन को वैलेंसिंग ने छुपाया था उन पर कोई पहले से ही नजर रखे हुए था। वैलेंसिंग काल को ड्रैकुला का ध्यान भटकाने को भेजता है और काल कामयाब भी हो जाता है। तभी वैलेंसिंग एलिना को ड्रैकुला से दूर ले जाता है। उधर ड्रैकुला के सिपाही फ्रैंकनस्टाइन को पकड़कर ड्रैकुला के पास ले आते हैं। तभी ड्रैकुला वहाँ पर मौजूद वैम्पायर को वैलेंसिंग को मारने का हुक्म देता है लेकिन काल जो अपने साथ अपना एक इन्वेंशन लाया होता है वो एक बम की तरफ ब्लास्ट होता है और वो सारे वैम्पायर मर जाते हैं और वो तीनों नदी में कूद जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि इगोर और ड्रैकुला के साथी फ्रैंकनस्टाइन को कहीं ले जा रहे होते हैं। वैलेंसिंग उनका पीछा करता है मगर तभी उनके रास्ते में एक लोहे का गेट आ जाता है। वैलेंसिंग फ्रैंकनस्टाइन से वादा करता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर हम देखते हैं कि वैलेंसिंग एना और काल को लेकर एना के महल आ जाता है। वहाँ काल उन्हें वो सबूत दिखाता है जो उसने एना के महल से इकट्ठा किए थे। वो उन्हें बताता है कि ड्रैकुला वैलेरियस द एल्डर का ही बेटा है। काल उन्हें ये भी बताता है कि ड्रैकुला की कहानी की शुरुआत उसकी प्रेमिका के मौत के बाद हुई। अपनी प्रेमिका को जिंदा करने के लिए ड्रैकुला ने शैतान से समझौता किया मगर ईश्वर ड्रैकुला के इस समझौते से बहुत नाराज हुआ और ड्रैकुला को मारने के लिए उसने धरती पर एक फरिश्ता भेजा जिसने ड्रैकुला को मार दिया। मगर नर्क में ड्रैकुला ने शैतान से फिर से एक समझौता किया और वापस धरती पर आ गया। समझौते में ये तय हुआ था कि ड्रैकुला धरती पर इंसानों का खून पिएगा। तभी ड्रैकुला के पिता ने ईश्वर से एक वादा किया कि वो अपने बेटे को मार देगा मगर वो ऐसा नहीं कर पाए मगर उन्होंने ड्रैकुला को एक बर्फीले महल में कैद कर दिया मगर ड्रैकुला उस महल से भाग गया। जब ड्रैकुला के पिता उसे नहीं मार पाए तो उन्होंने कुछ सबूत छोड़ दिए ताकि इन सबूतों की वजह से कोई तो ड्रैकुला को मार पाए। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई नहीं जानता कि वो बर्फीला महल कहाँ है। तभी वैलेंसिंग को एना की वो बात याद आ जाती है। एना ने उसे कहा था कि मेरे पिता इस दीवार को घंटों देखा करते थे। वैलेंसिंग उस दीवार के पास आ जाता है। उस दीवार पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा होता है। काल उसे पढ़ने लगता है मगर उसका एक हिस्सा गायब होता है। तभी वैलेंसिंग को वो टुकड़ा याद आता है जो उसे पादरी ने दिया था। काल उस टुकड़े को उस खाली जगह पर रखता है। वो टुकड़ा लगते ही वो दीवार एक आईने की तरह हो जाती है। वैलेंसिंग उसे छूकर देखता है तो उसका हाथ दूसरी तरफ चला जाता है। वैलेंसिंग समझ जाता है कि ये कोई दीवार नहीं बल्कि दरवाजा है। वो तीनों उस दरवाजे के अंदर आ जाते हैं और किले में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें इगोर नजर आता है। वैलेंसिंग उसे पकड़ लेता है। तभी वैलेंसिंग को फ्रैंकनस्टाइन के चीखने की आवाज आती है। वैलेंसिंग जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कि फ्रैंकनस्टाइन एक बर्फ के टुकड़े में कैद है। फ्रैंकनस्टाइन वैलेंसिंग को बताता है कि ड्रैकुला के पास आदमखोर भेड़िए का इलाज है, तुम फिर से नॉर्मल इंसान बन सकते हो। वैलेंसिंग सोचता है कि ड्रैकुला के पास वो इलाज क्यों है। काल उसे बताता है कि उसे सिर्फ कोई आदमखोर ही खत्म कर सकता है। एना काल को कहती है कि ड्रैकुला आदमखोर भेड़िए को शिकार के लिए इस्तेमाल करता आया है। काल जवाब देता
है कि आज तक किसी भेड़िए ने हिम्मत नहीं की कि पलटकर उसे काटे, और इसीलिए ड्रैकुला ने वो इलाज बनाया है ताकि अगर कभी ऐसा हो तो ड्रैकुला उस इलाज की मदद से उसे दोबारा इंसान बना सके और उसकी जान बच सके। वैलेंसिंग इगोर को कहता है कि तुम इन्हें इलाज के पास लेकर जाओगे। इगोर हाँ कर देता है। वैलेंसिंग एना और काल को इगोर के साथ भेज देता है और खुद फ्रैंकेनस्टाइन को बचाने चला जाता है। इगोर उन दोनों को उस इलाज के पास ले आता है जो एक कांच के मर्तबान में रखा था। एना उसके पास जाती है, तभी इगोर चालाकी से उन दोनों को लॉक कर देता है। तभी वहाँ पर ड्रैकुला की पत्नी अलेरा आ जाती है। एना उस मर्तबान को अलेरा के ऊपर फेंक देती है। उसके अंदर तेजाब होता है जिसकी वजह से अलेरा का पूरा चेहरा जल जाता है। एना काल को वो इलाज देकर वहाँ से भगा देती है और एना और अलेरा दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। उधर ड्रैकुला फ्रैंकेनस्टाइन की पावर से अपने बच्चों को जिंदा कर देता है। वैलेंसिंग फ्रैंकेनस्टाइन को बचाने उसके पास आ जाता है। तभी ड्रैकुला उसे देख लेता है और अपने वैम्पायर रूप में आ जाता है और वैलेंसिंग को वहाँ से नीचे गिरा देता है। उधर एना को अलेरा मारने वाली होती है। तभी फ्रैंकेनस्टाइन एक वायर के जरिए वहाँ आ जाता है और एना को बचा लेता है और एना को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, और अलेरा को काबू कर लेता है। एना वहाँ से भाग जाती है। एना बाहर आकर काल को देखती है। काल उस इलाज को लेकर वैलेंसिंग के पास जा रहा होता है। तभी उस पुल पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो पुल बीच से टूट जाता है। काल सोच में पड़ जाता है। एना काल को उस इलाज को अपनी तरफ फेंकने को कहती है। काल उस इलाज को एना की तरफ फेंक देता है। तभी अलेरा फ्रैंकेनस्टाइन को चकमा देकर वहाँ से एना के पास आ जाती है, लेकिन एना इस बार अलेरा के पेट में चांदी का खंजर घुसा देती है और उसे मार देती है। उधर वैलेंसिंग पूरी तरीके से भेड़िए के रूप में आ जाता है और वैलेंसिंग और ड्रैकुला दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। तभी चांद बादलों में छिप जाता है और वैलेंसिंग अपने इंसानी रूप में आ जाता है और ड्रैकुला से बचते हुए छिपने लगता है। ड्रैकुला उसे बताता है कि मुझे मारने वाला फरिश्ता तुम ही हो, और बताता है कि मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारे पास जो अंगूठी है वो भी मेरी है। जब ईश्वर ने तुम्हें मुझे मारने को कहा तो तुमने मुझे मार दिया, मगर तुम बहुत दुखी हुए और तुमने ईश्वर को अपनी याददाश्त मिटाने को कहा। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चांद फिर से नजर आ जाता है और इस बार वैलेंसिंग ड्रैकुला का गला चीरकर उसे मार देता है। एना उस इंजेक्शन को वैलेंसिंग को लगाने वाली ही होती है। अब क्योंकि वैलेंसिंग एक भेड़िए के रूप में होता है तो वो एना को मार देता है। ये देखकर काल उसकी तरफ एक चांदी का खंजर लेकर दौड़ता है। तभी वैलेंसिंग उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि मरने से पहले एना वो इंजेक्शन वैलेंसिंग को लगा देती है और वैलेंसिंग उस श्राप से मुक्त हो जाता है। वैलेंसिंग एना को देखकर बहुत दुखी होता है। फिर वैलेंसिंग एना की चिता को आग लगाकर वहां से अपने घर रोम के लिए निकल पड़ता है। फ्रैंकेनस्टाइन भी एक कश्ती पर सवार होकर कहीं चला जाता है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।